हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक टॉपिक की। इस एक्ट में इस टॉपिक के बारे में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इससे रिलेटेड सेक्शंस दे रखे हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को समझेंगे जिसका नाम है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं ये हम आज समझेंगे और इसके सेक्शन से रिलेटेड आज हम कुछ एग्जांपल्स और कुछ बातों को समझेंगे और इसकी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कौन कौन से सेक्शंस और प्रोविजंस दे रखे हैं। तो जो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट है इसकी बात कहीं पर भी नहीं करी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, ठीक है। बट इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस दे रखे हैं, सेक्शंस दे रखे हैं, इसलिए हमें इस टॉपिक को समझना भी जरूरी है। तो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 72 के बारे में बात करता है। तो आज हम समझेंगे क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं जो हम बनाना नहीं चाहते लेकिन फिर भी बन जाते हैं। कैसे? वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर ना ऑफर होता है ना एक्सेप्टेंस होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कंसिडरेशन हो जाता है और इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ आ जाती है। कैसे? ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसके अंदर ना कोई ऑफर है ना एक्सेप्टेंस है, लेकिन फिर भी लॉ से वो बाइंडिंग है, मतलब जो पार्टीज है उस पर इम्पोज है, मतलब इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ जिसके अंदर है प्लस कंसिडरेशन भी जिसके अंदर है, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या कहते हैं? क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब दो पर्सन्स के बीच में डिस्प्यूट हुआ, ठीक है। डिस्प्यूट हुआ तो ना ही कोई ऑफर था ना एक्सेप्टेंस था, लेकिन एक को हार्म हो गया तो दूसरे ने क्या किया? कोर्ट में केस फाइल कर दिया, ठीक है। अब केस फाइल किया तो उसे क्या करने पड़ेगा? उससे कंसिडरेशन देना पड़ेगा। तो एक तरीके से उनके बीच में क्या हो रहा है? क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो रहा है कि ना ही ऑफर था ना एक्सेप्टेंस था, लेकिन फिर भी उनके अंदर इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ आ गई और कंसिडरेशन भी आ गया। तो ये क्या है? हमारा क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो एक कॉन्ट्रैक्चुअल जो है ऑब्लिगेशंस जनरेट करते हैं दोनों पार्टीज के बीच में, ठीक है। एक ये हम इसको कह सकते हैं, ये एक रिसेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है जो क्या करता है? रिसेंबल करता है। ओके, तो बात करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। तो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 a quasi contract also known as the contract implied in law or constructive contract is a legal concept that allows for the enforcement of obligation resembling those of a contract even in the absence of a formal written and oral agreement between the parties, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है, लेकिन सेक्शन 68 से सेक्शन 72 बात करता है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट की। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जो कि लॉ इम्प्लाइड करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड इन लॉ, लॉ जो कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड करता है, और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। ठीक है, लीगल कंसेप्ट से देखें, इन लीगल कंसेप्ट इज अ लीगल कंसेप्ट दैट अलाउज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, ठीक है। मैंने आपको बताया कि दोनों पार्टीज की क्या हो जाती है? ऑब्लिगेशंस आ जाती है। उनकी ऑब्लिगेशंस जो है वो क्या करती है? रिसेंबल करती है। क्या करती है? रिसेंबल करती है। मतलब कि रिसेंबल मतलब दोनों पार्टीज पे ऑब्लिगेशंस आ जाती है, रिसेंबल करिए कि ये आपकी राइट है, ये आपकी लाइबिलिटी है, ऐसे रिसेंबल करना उनको, ठीक है ना। मतलब ना ही ये ओरल ना ही रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टीज के बीच में, इवन इन द एब्सेंस ऑफ अ फॉर्मल रिटन एंड ओरल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। ना ही इसके अंदर कोई ओरल एग्रीमेंट होता है ना ही रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टीज के बीच में, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिकॉज लॉ का इन्फोर्समेंट इसमें होता है, लॉ की कुछ ऑब्लिगेशंस इसमें होती है, प्लस कंसिडरेशन भी होता है, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कंस्ट्रक्ट होते हैं बाय लॉ, लॉ उनको क्या कर रहा है? कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कहेंगे? क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स कहेंगे, ठीक है। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, फेयरनेस एंड प्रिवेंटिंग अनजस्ट इनरिचमेंट, ठीक है। तो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है? क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट किस पे बेस्ड है? कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड है। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट के कुछ प्रिंसिपल्स है जैसे कि इक्विटी, फेयरनेस, प्रिवेंटिव अनजस्ट इनरिचमेंट। मतलब किसी के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर अनजस्ट हो रहा है, तो उसके लिए क्या करता है? क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। प्रिवेंटिव अनजस्ट इनरिचमेंट, फेयरनेस दिलाता है। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है? फेयरनेस दिलाता है। किसको? उस पर्सन को जिसने क्या किया है? अपना जो पार्ट है वो प्ले किया है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिला, उसे कोई कंसिडरेशन नहीं मिला, ठीक है। तो
ये कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कौन इन्फोर्स करता है? लॉ इन्फोर्समेंट होता है, जिसमें लॉ का इन्फोर्समेंट होता है। प्लस हमको ये याद रखना है कि क्वासी का मतलब होता है पार्टली मतलब ऑलमोस्ट या फिर पार्टली, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट तो है ये लेकिन पार्टली है, मतलब उसमें ऑफर एक्सेप्टेंस तो नहीं है लेकिन जो कंसिडरेशन है वो है और इन्फोर्समेंट बाय लॉ है, तो ये क्या हो गया? पार्टली हो गए। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कहेंगे? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स विद म्यूचुअल कंसेंट। ये म्यूचुअल कंसेंट से नहीं होते, ना ही इनको हम एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स कोई भी एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, ना ही म्यूचुअल कंसेंट से ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बट दे आर imposed by law to prevent one party from benefiting at the expense of the another unfairly। मतलब कि क्या होता है, ना तो ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, म्यूचुअल कंसेंट इसमें नहीं होता है, बट दे आर imposed by law। ये लॉ क्या करता है? लॉ का इम्पोजमेंट होता है, मतलब लॉ इसमें क्या करता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। इम्पोज्ड बाय लॉ, लॉ क्या करता है? इन कॉन्ट्रैक्ट को इम्पोज करता है दोनों पार्टीज के बीच में। टू प्रिवेंट वन पार्टी फ्रॉम बेनिफिटिंग एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर अनफेयरली। किसी के साथ कुछ अनफेयर हुआ है तो उस पार्टी को क्या देता है? बेनिफिट देता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। टू प्रिवेंट वन पार्टी फ्रॉम बेनिफिटिंग एट द एक्सपेंस ऑफ द अनदर अनफेयरली। अगर किसी के साथ अनफेयर हो रहा है, मतलब किसी ने कोई पेमेंट तो किया है लेकिन उसके साथ अनजस्ट हुआ है, उसको वापस वो नहीं मिला है, ठीक है, तो उसके लिए तो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको बेनिफिट दिलाता है, क्या? जस्टिस दिलाता है। कौन? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। देयर आर टू टाइप्स, नहीं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के ऐसे एज सच कुछ टाइप्स नहीं है, बट कुछ क्लासिफिकेशन है, 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला है सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, मतलब ऐसे पर्सन्स जो कि इनकेपेबल है लेकिन हम उसे कुछ सप्लाई कर रहे हैं कुछ नेसेसिटीज मतलब फूड्स, क्लोथ, हाउस। अगर हम कोई नेसेसिटीज उसे सप्लाई कर रहे हैं कोई पर्सन को जो कि इनकेपेबल है, ठीक है, इनकेपेबल है मीन्स अनसाउंड माइंड है या माइनर है या फिर इनकेपेबल पर्सन है, उसे अगर हम कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं कुछ नेसेसिटीज, तो हम क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं हमारा जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है उसे, ठीक है। वो देने से मना कर दे तो क्या कर सकते हैं? हम उसकी प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं। अगर वो कमाता ही नहीं है, उसके पास हो ही नहीं, ठीक है, वो वापस रिटर्न करने के लिए, तो उसकी प्रॉपर्टी से हम क्लेम कर सकते हैं। कैसे समझते हैं? ये बात तो सेक्शन 68 में करी गई है, हम इसकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सेक्शन 68 टू सेक्शन 72 के बारे में। अभी हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं पहले, ठीक है। कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, जब तक हमें कंसेप्ट ही समझ नहीं आएगा हम आगे के सेक्शंस नहीं समझ पाएंगे। तो आज की क्लास में हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग प्लस उसकी कंसेप्ट समझेंगे, राइट। तो आज हम सिर्फ कंसेप्ट दिखेंगे, हम सेक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, राइट। ओके, व्हेन अ पर्सन इज इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द माइनॉरिटी मेंटल इनकैपेसिटी, मतलब ऐसे पर्सन जो इनकेपेबल हो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, ठीक है, पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, क्यों? ड्यू टू द माइनॉरिटी, ठीक है, माइनर है मतलब बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है। मेंटल इनकैपेसिटी मतलब मेंटली कैपेबल नहीं है, अनसाउंड माइंड है, ठीक है, उसका जो दिमागी स्तर है वो सही नहीं है, राइट। या फिर किसी भी रीजन से वो जो क्या है? इनकेपेबल है ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट करने में इनकेपेबल है, ठीक है, राइट, किसी भी रीजन से। एंड अनदर पर्सन सप्लाइज नेसेसिटी, और कोई दूसरा पर्सन उसे क्या कर रहा है? नेसेसिटीज सप्लाई कर रहा है, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर वंस वेलबींग, ठीक है। नेसेसिटीज मतलब जो एसेंशियल चीज़ें होती है, जो हमारे जीने के लिए जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो उसे दूसरा पर्सन सप्लाई कर रहा है, जैसे कि फूड, क्लोथ्स, हाउस, एज सच, ये सारी नेसेसिटीज, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। तो सूटेबल टू द कंडीशंस इन लाइफ ऑफ द फॉर्मर, द लेटर इज इंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द इनकेपेबल पर्सन, ठीक है। तो वो जो पर्सन है जो भी उसे नेसेसिटी दे रहा है, तो वो क्या कर सकता है? अपनी जो भी उसका एक्सपेंडिचर हुआ है वो क्लेम कर सकता है उसकी प्रॉपर्टी से। अगर वो इनकेपेबल है मतलब वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, राइट। वो अगर माइनर है तो मेजर होके वो दे देगा, ठीक है, लेकिन मेजर होने के बाद भी अगर वो देने से मना कर दे तो उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो इनकेपेबल है मतलब अनसाउंड माइंड है, ठीक है, इनकॉम्पिटेंट पार्टीज आर
नॉट एबल टू डू एनी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इनकेपेबल्स जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होता है, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, दोनों पार्टी का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, लेकिन ये इनकॉम्पिटेंट है मतलब इनकेपेबल है, तो मतलब ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता उससे। तो क्या होगा, जो सप्लाई कर रहा है उसे नेसेसिटीज, वो क्या कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज से अपना एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकता है। ओके, तो ये क्या था, सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज टू द पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, एग्जाम्पल अभी हमने ये माइनर का ही एग्जाम्पल समझा है, एक बार फिर देख लेते हैं। एक माइनर पर्सन है एक्स, ठीक है, हु आर इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, नीड मेडिकल ट्रीटमेंट, इसे मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। ए अ डॉक्टर प्रोवाइड्स नेसेसिटी मेडिकल सर्विस, ठीक है, ए एक डॉक्टर है, इसने इसको क्या किया, ये एक डॉक्टर है, सर्विस प्रोवाइड की, ठीक है, एक डॉक्टर है, उसने एक्स को क्या की, सर्विस प्रोवाइड की, ट्रीटमेंट दिया, ठीक है, नेसेसरी मेडिकल सर्विस टू द माइनर, माइनर को ट्रीटमेंट दिया। ये कौन है, ये हमारा है माइनर, इसे क्या दिया, ट्रीटमेंट दिया, ठीक है। नाउ द डॉक्टर कैन क्लेम रीइंबर्समेंट फ्रॉम द माइनर्स स्टेट फॉर द वैल्यू ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड, ठीक है। तो अब डॉक्टर क्या कर सकता है, डॉक्टर क्लेम कर सकता है जो भी उसने सर्विसेज दी है, जो भी उसने सर्विसेज दी है उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड, जो भी उसने सर्विसेज दी है मतलब उसकी जो भी फीस वगैरह है, जो भी उसने एक्सपेंडिचर खर्च करा है उसकी मेडिकल के अंदर, वो सारे क्लेम कर सकता है उसकी प्रॉपर्टीज से, राइट, उसकी प्रॉपर्टी से, माइनर एस्टेट, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी से वो क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है, रीइंबर्स कर सकता है। देन सेकेंड बात करें तो है पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, ठीक है। तो सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, वो क्या है, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। कैसे, इसकी बात हम सेक्शन 69 में करते हैं, बट अभी हम सेक्शंस नहीं देख रहे हैं, अभी जस्ट हम इसके क्या कर रहे हैं, बेसिक समझ रहे हैं कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम इसका ग्राउंड लेवल क्लियर कर रहे हैं, फिर हम अपर लेवल में जाएंगे, ठीक है ना। तो ग्राउंड लेवल की बात करो, चलो, अ पर्सन हु पेज मनी ड्यू टू अनदर, ठीक है, इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्समेंट बाय द अनदर पर्सन, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, एग्जाम्पल हम प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैं कहीं रेंट पर रहती हूँ, ठीक है, मैं कहीं रेंट पर रहती हूँ और मैं उस पर्सन को, मतलब मेरे लैंडलॉर्ड को हर मंथ का रेंट क्लियर करती हूँ कि मेरा हर मंथ का रेंट है 10,000, मैं हर मंथ का रेंट अपने लैंडलॉर्ड को प्रॉपरली देती हूँ। लेकिन अब हमारे जो एग्रीमेंट हुआ था हमारे बीच में, मेरे और मेरे लैंडलॉर्ड के बीच में जो रेंट एग्रीमेंट हुआ था, उसमें क्लियरली मेंशन था कि इस होम में जिस घर में मैं रह रही हूँ, ठीक है, उस रेंट वाले होम में कुछ भी मिस्टेक हुई, मतलब कि अगर नल खराब हो गया तो, या फिर कहीं से लीकेज हो रहा हो तो, या कुछ गिर गया हो, मतलब कोई सीलिंग आ रही हो तो वो सारा खर्च जो है वो कौन उठाएगा, लैंडलॉर्ड उठाएगा, ठीक है। अब लैंडलॉर्ड यहाँ है नहीं, बाहर गया हुआ है, आउट ऑफ टाउन या फिर कहीं पर भी फॉरेन कंट्री गया हुआ है वो, ठीक है, इधर है ही नहीं वो। तो उसने कहा कि ओके अभी आप कर दीजिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन जो उस घर में रह रहा है, मतलब कि जो रेंट दे रहे हैं, वो पर्सन क्या करेंगे, वो उसको सही करवा देंगे, और फिर बाद में जो है लैंडलॉर्ड से वो क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं उसका अमाउंट। तो पर्सन पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, तो हम जिस घर में रह रहे हैं, मतलब हम जिस घर का रेंट दे रहे हैं, अभी तो हम उस घर में रह रहे हैं, मतलब हम क्या इंटरेस्टेड पर्सन है, जिस घर में रहना है उसको सही करवा कर ही हम रह सकते हैं। ऐसे हम कैसे रह सकते हैं, अगर कोई नल खराब हो तो हम वेट तो नहीं कर सकते कब हमारा लैंडलॉर्ड आएगा, कब उसे ठीक कराएगा। अब जब तक वो आए नहीं तब तक हम उसे ठीक करवा देंगे, और फिर वो पेमेंट जो है वो हम लैंडलॉर्ड से क्लेम कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन का एक एग्जाम्पल है, राइट। उसमें क्या है, मतलब अगर पर्सन हु पेज मनी ड्यू बाय अनदर, जो कि किसी और को देना था लेकिन हमने उसे पे कर दिया, इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड, जिसके अंदर उसका इंटरेस्ट है, जिसके अंदर उसका कोई इंटरेस्ट छुपा हुआ है, इज इंटाइटल्ड टू रीइंबर्स्ड बाय अनदर पर्सन, वो बाद में उससे क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है, ठीक है ना। कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं। तो क्या था, मिस्टर ए ओन्स मनी टू मिस्टर बी, ठीक है, बट मिस्टर सी इज इंटरेस्टेड इन इंश्योरिंग दैट मिस्टर बी इज पेड, ठीक है। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी से पैसे लिए और मिस्टर सी ने ये इंश्योर किया कि मिस्टर बी ने पैसे दिए मिस्टर ए को, ठीक है ना। मतलब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पैसे दिए। अब ये जो सी है
इसने क्या, इंटरेस्ट इंश्योरिंग दैट मिस्टर बी इज पेड, ठीक है। सी ने क्या देखा कि हाँ बी ने इनको पैसे दिए हैं। मिस्टर सी वॉलंटरली पेज द डेप्ट ओन्ड बाय मिस्टर ए टू मिस्टर बी। अब मिस्टर सी ने क्या किया, जो मिस्टर ए की डेप्ट है वो मिस्टर बी को लौटा दी वापस। इन दिस सिनेरियो मिस्टर सी इज इंटाइटल्ड टू रीइंबर्स्ड बाय मिस्टर ए। अब मिस्टर सी जो है मिस्टर ए से अपना वो क्लेम कर सकते हैं जो उन्होंने उसका अमाउंट जो है वो ए बी को दिया था, मतलब देना तो ए को था लेकिन दिया किसने, सी ने दिया। तो सी क्या कर सकता है, ए से मांग सकता है वो अमाउंट वापस। तो ए फॉर द अमाउंट ही पेड ऑन हिज बिहाफ, ए के बिहाफ पे जो सी ने पेमेंट दिया था, तो अब क्या कर सकता है, सी जो है ए से क्लेम कर सकता है वो अमाउंट, ठीक है ना। तो ये क्या था, ये एग्जाम्पल था। मतलब it is essential to understand that quasi contract are not actual contract but obligation imposed by law in specific situation to prevent unjust enrichment and ensure fairness, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, आर नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स, बट ऑब्लिगेशंस होती है उसमें लॉ की, ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ, ठीक है। लॉ की कुछ ऑब्लिगेशंस उसमें इम्पोज होती है इन स्पेसिफिक सिचुएशन, कुछ सिचुएशन के अंदर, ताकि हमारे साथ अनजस्ट नहीं हो सके, अनफेयरनेस नहीं हो सके। तो हमें जस्टिस दिलाने के लिए, फेयरनेस दिलाने के लिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट एंड इंश्योर फेयरनेस, ठीक है। These obligations are based on the principle of equity and are meant to prevent on the party from gaining an expense of the another in the situation where there is no formal contract in place, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ये किसकी बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की बात करते हैं, ठीक है। इक्विटी और फेयरनेस की बात करते हैं, मतलब जिसके एक्सपेंसेस है वो उसको वापस दिलवाए, ठीक है। देन आगे चलते हैं। अब क्या है, द ऑब्लिगेशन टू पे फॉर नॉन ग्रेचुटोस एक्ट, ऐसे ऑब्लिगेशन जिससे हमें पे करना पड़ता है कुछ जस्टिफिकेबल और नेसेसरी एक्ट्स के लिए, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। पढ़ते हैं, ये सेक्शन 70 की में इसके बारे में बात करी गई है, बट सेक्शन 70 हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, अभी हम एग्जांपल देख रहे हैं इसका। दिस सेक्शन डील्स विथ सिचुएशन वेयर अ पर्सन lawfully performs non-gratuitous act, an act performed with the acceptation of compensation for another person who they enjoy the benefit of the act। मतलब ये जो सेक्शन है, सेक्शन 70, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, हम अभी बस ये समझ रहे हैं कि ऐसे ऑब्लिगेशंस जो पे करते हैं हम कुछ ज़रूरी एक्ट को करने के लिए, ठीक है ना। ठीक है, इसमें क्या है कि वेयर अ पर्सन लॉफुली परफॉर्म नॉन ग्रेचुटोस एक्ट, अगर कोई पर्सन लॉफुली परफॉर्म कर रहा है नॉन ग्रेचुटोस एक्ट, नॉन ग्रेचुटोस एक्ट मतलब कोई ज़रूरी एक्ट, किस इंटेंशन से, एन एक्ट टू परफॉर्म विद द एक्सेप्टेशंस ऑफ कंपेंसेशन, ताकि वो अपना कंपेंसेशन क्लेम कर सके, ठीक है, फॉर अनदर पर्सन, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन के लिए, हु दे एंजॉय द बेनिफिट ऑफ द एक्ट, ठीक है। इन सच केस द पर्सन हु बेनिफिट फ्रॉम द नॉन ग्रेचुटोस एक्ट इज लीगली ऑब्लिगेटेड टू कंपेंसेशन। वो पर्सन जिसके लिए, मतलब जिसको बेनिफिट मिल रहा है उस नॉन ग्रेचुटोस एक्ट से, वो ही लीगली ऑब्लिगेटेड है किसके लिए, कंपेंसेशन के लिए। द पर्सन हु परफॉर्म द एक्ट, जिस पर्सन ने उस एक्ट को परफॉर्म किया है। ये सेक्शंस, ये जो पॉइंट है आपको कम समझ आया होगा, लेकिन अपन एग्जांपल से इसको एकदम क्लियर करते हैं कि इस पॉइंट का मतलब क्या है, राइट। In other words, if some performs a service or render assistance to another person with acceptation of being paid for it, अगर इसमें इसकी बात करें तो अलग वर्ड में, मतलब कुछ बात करें कि if someone performs a service, अगर कोई ऐसी सर्विस परफॉर्म कर रहा है या फिर ऐसी सर्विस दे रहा है, assistant to another person, किसी दूसरे पर्सन को, with the acceptation of being paid for it, कि कोई बात नहीं वो वापस पे कर देगा, and the latter received from the benefit of that service or assistance, the law considered an implied contract even if there was no formal agreement, ठीक है। तो लेटरली वो क्या होगा, लॉ से इम्प्लाइड हो जाएगा, उस वो जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो उनके बीच में नहीं होगा, फिर भी उसमें लॉ का इम्पोजमेंट आ जाएगा, लॉ का ऑब्लिगेशन आ जाएगा। द पर्सन हु इज बेनिफिटेड ऑफ फ्रॉम द एक्ट इज ऑब्लाइज्ड टू पे द रीजनेबल वैल्यू ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड, मतलब वो पर्सन जो कि बेनिफिटेड है उस ऑब्लाइज्ड, वो पर्सन जिसे बेनिफिट हो रहा है वो ऑब्लाइज्ड है, मतलब कि उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो उसको पे करना पड़ेगा, वो पे द रीजनेबल वैल्यू, उसकी सर्विसेज की रीजनेबल वैल्यू उसे देनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, ठीक है। एक ही कार
कुछ सिनेरियो में एक एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर ए's कार ब्रेक डाउन ऑफ एन डेजर्टेड हाईवे, ठीक है, एंड ही इज अनेबल टू फिक्स इट। मिस्टर बी, अ मैकेनिकल पासिंग बाय, स्टॉप टू हेल्प एंड स्पेंड्स एन आवर रिपेयरिंग टू मिस्टर ए's कार, इनेबलिंग टू इट स्टार्ट अगेन, ठीक है। तो मिस्टर ए की गाड़ी खराब हो गई एक बड़े हाईवे पे, लेकिन मिस्टर बी वहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि मिस्टर ए की वो क्या करे, मदद करे। तो उन्होंने क्या किया, 1 घंटे से ज़्यादा उस गाड़ी को ऑन करने की, उस गाड़ी को चलाने की, उस गाड़ी को सही करने की कोशिश करी, ठीक है। मिस्टर बी डिड नॉट परफॉर्म दिस एक्ट एज अ फेवर। मिस्टर बी ने वो एक्ट जो है किसी फेवर के लिए नहीं किया था। ही एक्सपेक्टेड टू बी पेड फॉर हिज सर्विस, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा कि इस सर्विस को देने के लिए मुझे उससे कुछ मिलेगा, ठीक है ना, कुछ मिलेगा। इन दिस केस मिस्टर ए बेनिफिट फ्रॉम मिस्टर बीज एक्ट ऑफ रिपेयरिंग कार। अब मिस्टर बी की एक्ट से मिस्टर ए को क्या हुआ, बेनिफिट हुआ कार रिपेयर होने में। मिस्टर ए की क्या हुई, कार रिपेयर हो गई, ठीक है। इवन दो देयर वाज नो प्रायर एग्रीमेंट बिटवीन रिगार्डिंग पेमेंट, उन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि मेरी कार खराब होगी तो आप ठीक करने आ जाइएगा। कोई भी तरीके का एग्रीमेंट नहीं था, नो ऑफर नो एक्सेप्टेंस था, ठीक है ना। कुछ भी तरीके का प्रायर एग्रीमेंट नहीं था, ठीक है ना, बिटवीन देम रिगार्डिंग पेमेंट। पेमेंट का भी उनके बीच में कोई बात नहीं हो गई थी। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड अंडर दिस। तो इसके अंदर क्या हो गया है, इसके अंदर एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड हो गया है जिसमें मिस्टर ए इज नाउ ऑब्लाइज्ड, ठीक है, ऑब्लिगेटेड टू पे मिस्टर बी अ रीजनेबल अमाउंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड इन रिपेयरिंग अ कार, ठीक है। अब मिस्टर ए की ये ऑब्लिगेशन है, मतलब मिस्टर ए पे ये ऑब्लिगेशन है, ठीक है, कि वो क्या करेंगे, मिस्टर बी को क्या करेंगे, जो उनकी सर्विसेज है उसका जो पेमेंट है वो उनको देंगे, ठीक है। जो भी अमाउंट है, रीजनेबल अमाउंट, वो उनकी सर्विसेज जो उन्होंने दी है, रेंडर की है, उनको कार रिपेयर करने में वो उनको देंगे। तो इससे क्या हो रहा है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है। अभी तक अपन ने 3 चीजें देखी, ठीक है। सप्लाई ऑफ नेसेसिटी टू द इनकेपेबल पर्सन, ठीक है, उसमें भी क्या हो रहा था, कोई भी प्रीवियस पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि हम दोनों में ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ, बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड हो रहा था, ठीक है। फिर इंटरेस्टेड पर्सन की बात करी, पेमेंट ऑफ द इंटरेस्टेड पर्सन, उसमें भी मतलब प्रीवियसली कोई भी ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं था, लेकिन फिर भी क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड हो रहा था। अब ऑब्लिगेशन टू पे नॉन ग्रेचुइटियस एक्ट, मतलब इसके अंदर भी कोई भी तरीके का ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं था, लेकिन फिर भी हमने देखा कि क्या हो रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें एक मिनिमम जो एक्सपेंडिचर है वो पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि क्या है, जिसमें कंसिडरेशन है प्लस इन्फोर्समेंट है, लॉ की, लॉ इन्फोर्समेंट है, ठीक है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा जो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस टाइप ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट टू बी एप्लीकेबल द एक्ट परफॉर्म मस्ट बी लॉफुल, नॉट अ वॉलंटरी गिफ्ट और फेवर, कोई भी जिसमें वॉलंटरी गिफ्ट नहीं हो, ना ही कोई फेवर हो, नॉन ग्रेचुइटियस एक्ट हो, ठीक है। एंड द पर्सन परफॉर्म द एक्ट मस्ट हैव अ रीजनेबल एक्सेप्टेशंस ऑफ बीइंग कंपेंसेटेड फॉर इट। और जो पर्सन वो परफॉर्म कर रहा है वो किस लिए परफॉर्म कर रहा है, कि उसे कुछ रीजनेबल अमाउंट वापस मिलेगा, इसलिए वो परफॉर्म कर रहा है, तभी वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा, ठीक है। नॉन ग्रेचुइटियस मतलब कोई वॉलंटरी गिफ्ट या फेवर उसके अंदर, उस एक्ट के अंदर नहीं होना चाहिए। उसके अंदर क्या होना चाहिए कि उसको क्या मिलना चाहिए, कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए, कुछ पेमेंट मिलना चाहिए, उसकी एक्सपेंसेस का जो भी है रीजनेबल एक्सपेंडिचर जो है ऑफ बीइंग कंपेंसेटेड टू इट, उसको कंपेंसेशन मिलना चाहिए। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस में आते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों होते हैं, ताकि जस्टिस हो सके, अनजस्ट इनरिचमेंट हो सके, मतलब कि कोई भी तरीके का अनजस्टिस नहीं हो सके, जस्टिस और फेयरनेस के लिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। बेनिफिशियरी फॉर द इम्पोजिंग एन ऑब्लिगेशन टू पे द पर्सन हु रेंडर्ड द नॉन ग्रेचुइटियस एक्ट, ठीक है। तो ये बेनिफिशियस होते हैं उन पर्सन के लिए जो अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं नॉन ग्रेचुइटियस एक्ट के अंदर, ठीक है ना। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स का, ठीक है। ये था हमारा पूरा कंसेप्ट। आज हमने सिर्फ इसके कंसेप्ट को समझा है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या क्या है, किस तरीके से ये परफॉर्म्ड होते हैं, और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं। अब इसकी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के कौन कौन से सेक्शंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे रखे हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कोई भी स्पेसिफाइड प्रोविजन नहीं दे रखा है,
ना ही कोई पर्टिकुलर सेक्शन दे रखा है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड जो प्रोविजंस है सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 72 तक, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास देखने से पहले आपको ये क्लास देखनी बहुत जरूरी है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।